નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 कक्षा 7 इकाई 3 सच्चा हीरा। इसका प्रकार है कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके बारे में हम थोड़ी सी माहिती जानेंगे। प्रस्तुत कहानी में एक व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बातें है, लेकिन यह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कहानी सच्चा हीरा कहानी में व्यक्ति के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। जैसा कर्म करेंगे हम, वैसा ही हमें फल मिलेगा। अच्छा ज्ञान अच्छी बातें है, लेकिन वह आचरण में नहीं है। जो हम अच्छी बातें करते हैं और अच्छा ज्ञान भी है, लेकिन हम ही उसका आचरण नहीं करते, तो यह सब निरर्थक है, व्यर्थ है। इस बात को रोचक तरीके से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नींद की ओर जा रहे थे। सूर्य अस्त हो रहा था और पक्षी भी अपने अपने नींद की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बातें बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उनका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सूर्य है वो अस्त होने जा रहा है। पक्षी भी अपने अपने घोंसले में जा रहे हैं। गांव की कुछ स्त्रियाँ हैं वो कुएं में पानी भरने गई है, और स्त्रियां अपने घरों से लौट गई, परंतु उनमें से 4 स्त्री हैं वो कुएं के पास पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी है। बातचीत करते करते उसकी बातें हैं वो बेटों पर जा पहुंची। अपने बेटे के बेटों पर जा पहुंची बात। उनमें से एक की उम्र बड़ी है। वह कहने लगी कि भगवान सबको मेरे बेटा जैसा दे। मेरा बेटा लाखों में है, एक है। उसका कंठ यानी आवाज़, तो उसका कंठ मधुर है, मधुर यानी मीठा। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। लोग बड़े ध्यान से उसका गीत सुनते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में आप देखिए, यह 4 स्त्रियां हैं वो कुएं के पास बैठी हुई है ये और बातचीत कर रही है। एक पानी भर रही है। उसके बाद उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्या है कि उन 4 स्त्रियों एक स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री, उनका भी मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। बहादुर यानी होशियार। वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। भीम को तो आप जानते ही हैं। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरे बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पहली स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन भी होता है अपने बेटे की प्रशंसा करने का, और पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह शक्तिशाली और बहादुर है और बड़े बड़े बहादुर को पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह बात सुनकर दूसरी स्त्री औरत वो भी कैसे चुप रहती। वह भी बोल उठी कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है।
वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। उसका कंठ यानी उसके स्वर आवाज में सरस्वती माता का निवास है। तीसरी स्त्री ऐसी बोलने लगी। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने कहा, बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की प्रशंसा कर ली। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, तुम भी बताओ, तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। इस प्रकार वह कहने लगी चौथी स्त्री। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। कुछ समय बाद, थोड़ी समय के बाद वे सब घड़े सिर पर अपने शीश पर रखकर वो लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। मधुर आवाज़ सुनाई। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा ही हीरा गा रहा है। पहली स्त्री बोल उठी कि मेरा बेटा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। तुम लोगों ने सुना उसकी आवाज़ कितनी मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। दूसरी स्त्री भी गर्व से बोली कि देखो, मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसके और ध्यान दिए बिना निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चार से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही मेरा गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। दोनों स्त्रियों के बेटे तो उसको ध्यान दिए बिना निकल गए, लेकिन तीसरी स्त्री है, वो भी, उसका बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ आ रहा था। उसका उच्चारण ऐसा लग रहा था उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो, सरस्वती का वास हो। तो तीसरी स्त्री गदगद आवाज में, स्वर यानी आवाज, उसमें बोल उठी कि मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत सा सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में देखिए 4 स्त्रियां जा रही है और चौथी स्त्री का बेटा यहाँ आ रहा है। तो आगे हम देखेंगे। और ये बुढ़िया पीछे चल रही है 3-4 स्त्रियों के पीछे। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा आ पहुँचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसके माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा।
क्या है कि चौथी स्त्री के बारे में, वो चौथी स्त्री है कि उसके बेटे के बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा और अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, लाओ तुम्हारा घड़ा पहुंचा दो। मना करने पर माँ के सिर से पानी से भरा उतार कर घड़ा अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा है कि इस चित्र में वह घड़ा ले रहा है, चौथी स्त्री का बेटा। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला को बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी। पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तीन औरतें बड़े ही आश्चर्य से उसकी ओर, चौथी स्त्री के बेटे की ओर देखती रही। एक वृद्ध महिला बहुत देर से उन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है। अब यह शब्दार्थ है, इसको आपको समझना है, अच्छी तरह से समझना है। मुहावरा है, उसको भी आपको अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है। अभ्यास के प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न 3 है, उसके उत्तर प्रश्न 2 में शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्दों का अर्थ शब्दों को में ढूंढकर आपको लिखना है। प्रश्न 3 में कहानी की यह मुद्दे दिए गए हैं, तो इसको आपको कहानी की चर्चा करके लेखन करना है। प्रश्न 4 में अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक लिखित एवं पूर्ण करना है, यानी कि अपने शब्दों में यह कहानी पूर्ण करनी है। निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखना है, इसका शीर्षक क्या होता है वो लिखना है। स्वाध्याय के प्रश्न 4 है वो आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। प्रश्न 2 में कौन किसे कहता है वो भी आपको लिखना है। इस तरफ यहाँ चैप्टर पूर्ण होता है।